हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो रीड प्रिपरेशन सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज से आपकी लॉन्ग वीडियोस भी मैं जितना हो सकेगा आपके साथ प्रोवाइड करूंगी। शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आप लोग शॉर्ट्स में देख ही पा रहे होंगे। आज है आपकी लॉन्ग वीडियो जिसके अंदर हम कुछ 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। देखिए, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो 1 मंथ आपके पास है। 1 मंथ तो ये आपको देंगे ही देंगे। आपका फैब में एग्ज़ाम होगा, फैब में एग्ज़ाम है तो जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन विद थ्योरी, जो इम्पॉर्टेंट थ्योरी होगी वो भी मैं आपके साथ करा दूंगी। ज़रूर देखें और साथ ही साथ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द लर्निंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। थ्योरी ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम का सिद्धांत, लर्निंग अधिगम। एल्बर्ट बंडूरा ने कौन सी लर्निंग थ्योरी दी है? एल्बर्ट बंडूरा ने दी है लर्निंग थ्योरी, कौन सी दी है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम या सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो अगर बात हो रही है लर्निंग थ्योरी की, देखिए कॉग्निटिव थ्योरी तो हमारी जीन पियाजे की हो गई, ठीक है। तो कौन सी थ्योरी दी है? इन्होंने दी है सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है। एल्बर्ट बंडूरा ने क्या दिया है? सोशल लर्निंग थ्योरी दी है। अगर बात करें इनकी, तो एल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित है अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या कह रहा है? सोशल लर्निंग थ्योरी का प्रतिपादन एल्बर्ट बंडूरा ने किया। इसके अनुसार ये क्या बात कहते हैं कि बच्चा 3 तरीके से सीखता है। एक तो अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, बड़ों की नकल करके, और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। यानी कि जैसा बिहेवियर ये बाकी लोगों को करते हुए देखता है वैसा बिहेवियर को वो क्या करता है? एक्वायर करते हैं। ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, रिपीटेशन कर रहे हैं, बिहेवियर का नकल कर रहे हैं, ठीक है। समाज द्वारा स्वीकार किए जाने व्यवहार को अपनाना और वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम है। कि जो सोसाइटी के अंदर जिन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता है बच्चा उन व्यवहार को सीखे, और जो व्यवहार समाज स्वीकार नहीं करता है उनको नकार दे। अब क्या रहा है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी को व्यवहारवाद या संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के बीच की एक कड़ी मानी जाती है। क्यों? देखिए, क्योंकि सोशल की बात हो रही है या कॉग्निशन, सोशल और कॉग्निशन में इन दोनों ही केस में क्या, अटेंशन, मेमोरी और मोटिवेशन, तीनों ही चीज़ें जुड़ी होती हैं। यानी कि ध्यान, स्मृति और प्रेरणा तीनों क्या हैं? जुड़े हुए हैं। इसलिए इसको सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग थ्योरी को व्यवहारवाद या कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। याद रखना। और जब लर्निंग थ्योरी की बात आएगी एल्बर्ट बंडूरा के साथ जाएंगे और ये कहते हैं बच्चा अवलोकन करके, नकल करके सीखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रेमंड केटेल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? यानी कि इन्होंने पर्सनैलिटी फैक्टर, कितने पर्सनैलिटी फैक्टर दिए हैं? 5, 14, 16 या 8? कितने दिए हैं इन्होंने? पर्सनैलिटी फैक्टर हैं हमारे 16। इसके बारे में बात करें कि इन्होंने 16 व्यक्तित्व कारक बताए हैं। केटल ने बोला है कि टोटल कितने होते हैं? 23 शील गुण होते हैं, 23 मूल गुण होते हैं जो सामान्य व्यक्ति में पाए जाते हैं। जो एक सामान्य, एक जनरल व्यक्ति में पाए जाते हैं वो 23 होते हैं। और असामान्य व्यक्ति, अब नॉर्मल पर्सन में कितने? 12 पाए जाते हैं। और जो टोटल व्यक्ति में 16 हैं उसमें से 16 इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको इसे मापने के लिए एक विशेष प्रश्नावली भी तैयार की गई, जिसे 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली 16 PF की संज्ञा भी दी जाती है। तो रेमंड केटेल ने कितने व्यक्तित्व कारक बताए हैं? 16। टोटल सामान्य व्यक्ति में 23 होते हैं, असामान्य व्यक्ति में 12 होते हैं, और 23 में से 16 होते हैं मूल, महत्वपूर्ण होते हैं, जिसको 16 PF की भी संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। मैस्लो ने हायरार्की नीड्स बताई है कि जो हमारी नीड्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इनमें से कौन सा मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? उन्होंने 5 नीड्स बताई हैं, हमारी 5 नीड्स बताई हैं। उन 5 नीड्स में से कौन सी नहीं है? नॉट पूछा गया है यहाँ पर, नॉट इंक्लूडेड। तो दैहिक आवश्यकताएं, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद, स्नेह एवं संबंध और आत्मसिद्धि। देखिए, साइकोलॉजिकल यानी कि दैहिक आवश्यकताएं हैं, स्नेह और संबंध भी है, रिलेशनशिप भी आता है, आत्मसिद्धि भी है। जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी। थर्ड आंसर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी, देखिए मैस्लो ने महत्व के आरोही क्रम में इन्होंने अपनी जो नीड्स हैं, जो नीड्स बताई हैं, 5 जो नीड्स बताई हैं वो कौन से फॉर्म में बताई हैं? आरोही क्रम में। सबसे पहले है शारीरिक आवश्यकता, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान। एक व्यक्ति के पास मान लीजिए रोटी, कपड़ा और मकान है, उसके बाद उसे सुरक्षा या बचाव की आवश्यकता, भाई सेफ्टी भी जरूरी है। सेफ्टी की नीड्स, पहले एक नीड खत्म होती है, उसके बाद दूसरी नीड आती है। जैसे मान लीजिए पहली नीड आपकी है 12th पास करना, उसके बाद आपकी नीड आएगी DLED, उसके बाद आपकी नीड आई है DLED। जब ये कंप्लीट होगा 2 साल का, उसके बाद आपकी थर्ड नीड शुरू होगी CTET, है कि नहीं? एक तरीके से तो वही है, पहली आवश्यकता कंप्लीट होगी तो दूसरी आएगी, दूसरी कंप्लीट हुई तो आपकी संबंध या स्वीकृति आवश्यकता, रोटी, कपड़ा, मकान है, सुरक्षा है, तब आप शादी करेंगे। उसके बाद सम्मान की आवश्यकता आएगी और ये इसके बाद आएगी आत्म प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता, इसको आत्म सिद्धि भी कहा जाता है। तो ये 5 नीड्स हैं कि एक कंप्लीट होगी तो आपको दूसरी नीड की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। 4th क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। यानी कि एक टाइम पर, ठीक है, एक टाइम पर, सेम टाइम पर आपके माइंड में 2 इच्छाएं आ रही हैं, उसको क्या कहेंगे? कॉन्फ्लिक्ट, कुंठा, चिंता या दबाव, एंजाइटी है, प्रेशर है, क्या है? ये होगा ऑप्शन नंबर A के साथ जाएगा ये, ठीक है। क्या है? कॉन्फ्लिक्ट। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना द्वंद्व कहलाता है। क्रो एवं क्रो ने इसके ऊपर बात करी, क्या कहते हैं? संघर्ष उस समय उत्पन्न होता है, द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष इसे बोल सकते हैं, कब उत्पन्न होता है? जब एक व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो उनकी स्वयं की रुचि और इच्छाओं के विपरीत कार्य करती है। यानी कि 2 एक ही टाइम पर संघर्ष या 2 इच्छाएं उत्पन्न तब होगी कि आपका जो काम है, जो रुचि है, मान लीजिए आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में है लेकिन आपको करना कोई और काम पड़ रहा है, तो उन बीच में आपको क्या करना पड़ता है? आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट वाली भावना, इच्छा, विपरीत इच्छाएं उत्पन्न होंगी कि मैं इस काम को भी कर लूं और जो मुझे पसंद है मैं इस काम को भी कर लूं, ठीक है। चलिए 5th क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कॉरे से संबंधित है? कौन सी रिसर्च है एसोसिएटेड बाय स्टीफन कॉरे? कौन सी है? आधारभूत अनुसंधान, व्यवहारात्मक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान या क्रियात्मक अनुसंधान? कौन सी है भाई? हमारे स्टीफन कॉरे के द्वारा है ऑप्शन नंबर D, एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। अब देखो इन्होंने क्या कहा है। क्रियात्मक अनुसंधान स्टीफन ने दिया है, ये कब दिया था इन्होंने? 1926 से माना जाता है शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक एक्शन रिसर्च का विकास कब डेवलप्ड हुई थी? 1926 में। क्या कहते हैं स्टीफन कॉरे की शिक्षा में, जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारी टीचिंग है, उसमें कार्यकर्ताओं द्वारा किए जाने वाला अनुसंधान है। शिक्षा में एक्शन रिसर्च क्या है कि जो बच्चा कार्य कर रहा है ताकि वे कार्यों में सुधार कर सके, इसलिए एक्शन रिसर्च को इनबिल्ट करा गया था, ठीक है। इसके अलावा क्या करा है? क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च शिक्षक की समस्याओं के समाधान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके अंतर्गत शिक्षण की समस्याओं का वैज्ञानिक विधि से समाधान खोजा जाता है, वैज्ञानिक विधि से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। स्टीफन कॉरे जो कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उन्होंने 1953 में एक्शन रिसर्च का शिक्षा की समस्याओं के लिए सबसे पहले किया था प्रयोग, और NCERT ने एक्शन रिसर्च के लिए 1962 में रिसर्च इन एजुकेशन नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। इसके बारे में NCERT ने भी बात करी। एक्शन रिसर्च को क्या कहा जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। स्टीफन कॉरे ने इसके ऊपर बात करी है, ठीक है। और पहला अनुसंधान कब हुआ था? सर्वप्रथम पहला कब हुआ था? 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है रेमेडियल लर्निंग। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोग की जाती है? रेमेडियल टीचिंग इज यूज्ड फॉर विच काइंड ऑफ चिल्ड्रन? कौन से बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है? तेजी से सीखने वालों को, धीमे सीखने वालों को, गिफ्टेड चिल्ड्रंस को या क्रिएटिव चिल्ड्रंस को? देखिए रेमेडियल टीचिंग किसको दी जाती है? हमारे स्लो लर्नर्स को, ठीक है। धीमे, जो धीरे मतलब थोड़े देर लगाते हैं किसी भी कार्य को समझने के लिए। अब इसके ऊपर बात करें, देखिए
कमजोर शिक्षार्थियों के शिक्षण अधिगम के दोषपूर्ण प्रभाव को दूर करने की प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। यानी कि मान लीजिए आपने कोई कार्य करा, ठीक है, आपने कोई एक्टिविटी कराई, आधी क्लास में मान लीजिए 30 बच्चे, 30 में से 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे से उसको कर ली, 10 ऐसे हैं जिनको कुछ ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आया, कुछ ने टाइम लगा दिया होगा, तो उन बच्चों को रेमेडियल टीचिंग देनी पड़ी। ठीक है, ऐसे शिक्षण दोषों के निदान पर आधारित है। उन शिक्षार्थियों की कमजोरी, जो बच्चों की कमजोरियां हैं उनको दूर करने के लिए हम रेमेडियल टीचिंग को यूज करते हैं। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण के मेन उद्देश्य क्या है, अब ये उद्देश्य याद रखना। रेमेडियल टीचिंग जो हम प्रोवाइड कराते हैं वो क्यों दी जाती है? पर्याप्त ज्ञान में कमियों का निवारण करना, यानी कि जो बच्चों की नॉलेज में जो हिडल्स आ रहे हैं, जिन बच्चों के पढ़ाई में कमियां आ रही हैं, उन कमियों को दूर किया जा सके। कौशलों की अधिगम प्रक्रियाओं के दौरान त्रुटि और दोषों को सुधार। बच्चा क्या है, बच्चा लिखने में बहुत सारी गलतियां कर रहा है, बोलने में गलतियां कर रहा है, उनको ठीक करने के लिए आप उसको उपचारात्मक शिक्षण दे सकते हैं। समुचित दिशा में विकास का मार्ग, यानी कि उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट में आप हेल्प कर सकते हैं। समाज में स्वीकृति आदतों का परिमार्जन करना और विषय विशेष को सीखने में अक्षमताओं को दूर करना, यानी कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चे को प्रॉब्लम है, मैथ्स में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में प्रॉब्लम्स है, उसको आप रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से, मतलब उसको एक्स्ट्रा टाइम दे करके पर्सनली उस बच्चे मतलब आपका फिर फोकस उस बच्चे पर होगा और उसको आप अच्छे से सिखा पाएंगे। इसीलिए ही ये वाला क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है कि रेमेडियल टीचिंग कौन से बच्चों के लिए यूज होती है, तो जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनको, जिनको टाइम लगता है चीजें सीखने में। चलिए नेक्स्ट आती है 7वां क्वेश्चन, शिक्षण की खेल विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? प्लेवे मेथड इज बेस्ड ऑन, कौन सी सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, वृद्धि और विकास का सिद्धांत, शिक्षण का समाजशास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। तो हमारा प्लेवे मेथड किस पर इंक्लूड है? ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए शिक्षण जो ये हमारे खेल प्लेवे मेथड होता है वो ग्रोथ एंड, बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही चीजें क्या हो अच्छी तरीके से हो सके। किसने दिया था? प्लेवे मेथड दिया था हमारे फ्रॉबेल ने। किसने दिया था? फ्रॉबेल ने। इसके अंदर मेनली ये कहा जाता है कि जब बच्चे को खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है तो उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक शक्तियां विकसित होती हैं। प्लेवे मेथड से ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का होगा, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, सारे ही क्या है इसमें होगा। देखो यहाँ बताया भी है, यह विधि बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी का विकास करने में मदद करती है। इसलिए बच्चों कहा जाता है ना खेल विधि, प्लेवे मेथड को यूज करो। प्लेवे मेथड्स को यूज करने के लिए बोला जाता है, बच्चे को पढ़ाते समय आप खेल विधि का यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर कोठारी, प्रोफेसर मेहरोत्रा, प्रोफेसर यशपाल या प्रोफेसर राममूर्ति? तो भाई एनसीएफ 2005 की बात आएगी तो प्रोफेसर हम यशपाल के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए एनसीएफ 2005 का राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की समीक्षा इन्होंने की थी। एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी नई दिल्ली के ठीक है, क्या कह रहा है? एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी नई दिल्ली के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 की समीक्षा हेतु प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी और एक सी राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया गया। ठीक है,